समूची जो कविता है, उस कविता के साथ राजेश जोशी अपने को कैसे जोड़ते हैं। उनकी एक कविता मुझे पुनश्च कविता बार बार याद आती है, जिसमें वे कहते हैं कि किसी कवि की कविता सुनते या गुनते अचानक याद आती है उसी की कोई और कविता, और उस कविता में भी धीमे धीमे सुनाई पड़ता है किसी और पुरानी कविता का अनुरणन, जो कहा जा चुका पहले भी कई कई बार, पर बचा रहा जो अनकहा कुछ फिर भी, उसी को जोड़ घटाकर एक बार फिर कोई कवि कहता है। कविता दुनिया की सारी कविताएं पहले रची जा चुकी किसी न किसी कविता का पुनश्च है। सारी कविताएं मिलकर बन जाती हैं एक महाकाव्य। तो यह जो एक विशेष काव्य दृष्टि है राजेश जोशी की, जिसमें उनकी कविता दुनिया की सारी कविताओं से अपने को जोड़ती है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज केदारनाथ सिंह स्मृति व्याख्यान देते हुए हमें कवि की उस विशेष दृष्टि से एक बार और साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा, जो दुनिया की सारी कविताओं से और कवित्व मात्र से और भाषा मात्र से हमारे संबंध को जोड़ता है। हमने जैसे कि पहला केदारनाथ सिंह स्मृति व्याख्यान साखी के केदारनाथ सिंह स्मृति अंक में प्रकाशित किया था, हम यह व्याख्यान भी साखी के आगामी अंक में प्रकाशित करेंगे। मैं बहुत साखी परिवार की ओर से राजेश जोशी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये हमारा अनुरोध स्वीकार किया। अब मैं श्री राजेश जोशी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। श्री राजेश जोशी। आदरणीय सदानंद शाही जी, ब्रजराज सिंह जी और जो मित्र इस समय हम लोगों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञ होते हुए ये मेरे लिए सचमुच सौभाग्य का समय है कि मैं केदार जी की कविता पर कुछ बात करूं। केदार जी मेरी ही तरह बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे श्रोताओं और पाठकों के प्रिय कवि हैं, और सब ने उन्हें अपने अपने ढंग से सुना या गुना होगा। हर एक को अपने ढंग से उनकी कविताएं याद आती हैं या उनका पाठ हर एक अपने ढंग से करता है। केदार जी की एक कविता है शहर में रात, उसकी दो पंक्तियां हैं। तुम कभी देखना इसे सुलगते क्षण में, ये अलग अलग दिखता है हर दर्पण में। तो लगभग केदार जी की कविता इसी तरह उसके बहुत सारे पाठ होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैंने भी कुछ कोशिश की है, और ये ठीक ठीक व्याख्यान नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाचन और कुछ पठन दोनों का कुछ मिला जुला सा रूप होगा। इसलिए मैं पहले ही इस बात की क्षमा मांग लूं और कुछ बातें मैं आपसे केदार जी के बारे में, केदार जी की कविता के बारे में करूंगा। केदार जी की एक बहुत ही सुंदर किताब है कथितर गद्य की, जिसका नाम है कब्रिस्तान में पंचायत। उसमें एक बहुत दिलचस्प, हालांकि बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो जिनसे केदार जी के विभिन्न पक्षों को जाना जा सकता है, पर उसमें एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है नई कविता के मंच पर भिखारी ठाकुर। आरा जिले में गोष्ठी हो रही थी। शामियाने के एक सिरे पर खंबे से पीठ टिका एक पगड़ीधारी वृद्ध बैठा हुआ था, जो बहुत ध्यान से गोष्ठी में हो रहे भाषण को सुन रहा था। वे भिखारी ठाकुर। केदारनाथ सिंह ने उन्हें पहचान लिया। वो संयोजकों से आग्रह किया कि उन्हें मंच पर लाया जाए। कुछ अनुनय विनय के बाद भिखारी ठाकुर को
मंच पर लाया गया। नई कविता के मंच पर भिखारी ठाकुर ये दृश्य अकल्पनीय था, पर मेरे सामने घटित हो रहा है। केदार जी की पंक्ति है। केदारनाथ सिंह की इस टिप्पणी को पढ़ते हुए मुझे अक्सर लगता है कि उनकी कविता के लिए अगर कोई रूपक बनता हो तो शायद ये सबसे सही और सटीक रूपक होगा। अपने समकालीनों में केदारनाथ सिंह नई कविता की आधुनिकता से सबसे कम आक्रांत कवि, और हम सभी इन 5 कवियों को जो एक साथ आए लगभग आसपास, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, नारायण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन सभी को देखें तो इन लोगों में सब में एक कसमसाहट थी नई कविता को लेकर, नई कविता की में वो रहें या नहीं रहें। तो रघुवीर सहाय की भी टिप्पणियां हैं जो नई कविता के सीमाओं को इंगित करती हैं। केदारनाथ सिंह की टिप्पणी तो है ही। तो मैं यही कहना चाहता था कि यानी मतलब केदारनाथ सिंह उन कवियों में हैं जो सबसे कम आक्रांत नई कविता की आधुनिकता से, नई कविता की आतंक से। उनकी कविता के एक कोने में अक्सर भिखारी ठाकुर की उपस्थिति बनी रही, और अपने नए संग्रह तालस्ताय और साइकिल तक आते हुए वे न केवल शामियाने के कोने में खंबे से पीठ टिकाए बैठे भिखारी ठाकुर को मंच पर ले आए, बल्कि माइक को उन्होंने उनके सामने कर दिया। तो भिखारी ठाकुर अब बोलने लगे। शायद इसीलिए लोक कलाकारों की सीधी सादी पंक्ति उन्हें आज भी चमत्कृत करती, और उन्हें ये कला की मूल प्रकृति को समझने की कुंजी की तरह लगती। केदारनाथ सिंह ने लिखा है कि भिखारी ठाकुर के उस वक्तव्य के बाद हम भूल ही गए कि गोष्ठी नई कविता पर हो रही, पर मेरा ख्याल है उस गोष्ठी का इससे बेहतर समापन नहीं हो सकता था, जो एक तरह से नई कविता के नएपन के पक्ष में दिए गए सारे तर्कों का सबसे सटीक उत्तर था। तो इस तरह केदार जी की कविता को जब हम देखते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले सदानंद शाही जी ने जिक्र किया कि पिछला जो कार्यक्रम किया वो उनके गांव चकिया में किया। केदारनाथ सिंह वैसे एक नागर कवि हैं, ये मुझे हमेशा लगता है कि वो एक अर्बन पोइट, लेकिन उनकी नागरता में अपने गांव की स्मृति हमेशा बनी ही रहती है। शहर और गांव का ये द्वैत ऐसा है जिसमें द्वंद्व भी है और सामंजस्य। केदार जी की कविता में वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी नागरता बिना गांव की स्मृति के आकार ही ग्रहण है। प्रतिनिधि कविता जो संग्रह है बहुत छोटा सा, उसकी भूमिका में परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा था कि केदारनाथ सिंह शायद हिंदी के समकालीन काव्य परिदृश्य में अकेले ऐसे कवि हैं जो एक ही साथ गांव के भी कवि हैं और शहर के। अनुभव के दोनों छोर कई बार उनकी कविता में एक ही साथ और एक ही समय दिखाई पड़ते। शायद भारतीय अनुभव की ये अपनी विशेष बनावट है जिसे नकार कर सच्ची भारतीय कविता नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इंगित किया, एक खासतौर से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों की पीढ़ी तक के जो कवि आए उनका कहीं ना कहीं, यानी वो चाहे शहर में चले आए, शहर पढ़ाई के लिए और अपनी नौकरियों के लिए, पर उनका नरा कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी गांव में गड़ा हुआ था। तो इस तरह, और यही वो बिंदु है जहां से चाहे बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते रहे हैं, खासतौर से नई कविता और समकालीन कविता पर, कि वो काफी पश्चिमोन्मुख है और पश्चिम की तरह की दिखाई देती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फर्क को अगर हम बहुत गंभीरता से समझ सकें कि उसमें किस तरह से गांव की स्मृति लगातार बनी रहती है अर्बन होते हुए, तो हम समझ सकते हैं कि पश्चिम की कविता से ये भारतीय कविता किस तरह अपने पूरी संरचना में ही नहीं, अपने सारे एसेंस, सार तत्व कैसे
ये बात और केदार जी को पढ़ते हुए बहुत ही अच्छे से बात को समझा जा सकता है। केदार जी के दो बहुत ही प्रिय पद हैं जो अक्सर उन्हें पढ़ते हुए, उन्हें सुनते हुए भी कई बार लोगों ने सुने होंगे। एक तो एक शब्द है अकल्पनीय और दूसरा है घटित होना। ये दोनों पद उनके यहाँ बार बार आपको सुनाई दे सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों पद बहुत दूर तक उनकी कविता के स्वभाव को बनाते हैं। शायद इसीलिए उनकी कविता ब्योरों, विवरणों आदि के विस्तार से अपने को पहले ही मुक्त कर लेती है। आप देखेंगे कि उनकी कविता में बहुत कम ब्योरे हैं, बहुत कम विवरण, वो बहुत संकेतों में, बिंबों की भाषा से केदार जी ने अपनी आलोचनात्मक गद्य से बार बार कहा, तो बिंबों की भाषा में वो बात करती है, इसलिए ब्योरों और विवरणों की तरफ जाती है। जैसे पहनने से पहले कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना कोट या अपनी जैकेट को एक बार जोर से झटकारा हो, तो वो सारी धूल दंगा को झटकार दिया कि जिससे कोई किसी तरीके की अतिरिक्त विवरण या किसी तरीके का अतिरिक्त बोझ उनकी कविता में ना आए। उनकी कविता इतनी यानी मतलब धूल रहित हो जाती है, हालांकि उसमें धूल के संस्मरण बहुत है, पर वो कम से कम उससे कविता का बोझ नहीं पड़ा। उनकी कविता में चीजें या स्थितियां अकल्पनीय लगती हैं क्योंकि वे कई बार विपरीत होती हैं या होने का आभास देती हैं। इन परस्पर विरुद्धों के एक जगह होने से ही शायद हमारे समय का रूपक पूरा होता है और अपने समय के सबसे सटीक उत्तर प्राप्त होते हैं। जीवन उनकी कविता में घटित होता है, वो घटित होता हुआ दिखता है या घटित होता हुआ महसूस होता है। इसीलिए उसमें जीवन के छोटे छोटे ब्योरे नहीं है क्योंकि वो घटित हो रहा है, दिख रहा है। उनकी कविता एक और रोजमर्रा के जीवन की छवियों को अपनी गहन आत्मीयता के ताप से संपन्न और सुंदर बना देती है। मुझे लगता है केदारनाथ सिंह की दूसरी चिंता, यानी एक चिंता तो ये या एक द्वेष तो उनकी कविता का ये यही है कि वो अर्बन होते हुए भी गांव की स्मृतियों से अलग नहीं होती और उन दोनों के बीच एक सामंजस्य पार कोशिश करती है। उन दोनों के बीच एक तरीके टकराव भी कहीं कहीं आपको कविता में उसकी ध्वनियां दिखाई देंगी या उनके टकराव के कोई संकेत आपको दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी चिंता या दूसरा द्वेष जो लगता है मुझे, वो है लोक और आधुनिकता के बीच का। वहां लोक भी है और आधुनिकता भी। नई कविता से आए थे जिसका नारा ही आधुनिकता था। तो ये द्वेष जो लोक और आधुनिकता को विरुद्धों की तरह नहीं देखता, ये दिलचस्प है। केदारनाथ सिंह की कविता को पढ़ते हुए गौर किया जाना चाहिए कि वो कभी भी लोक को और आधुनिकता को एक दूसरे के विपरीत रखकर नहीं देखते, जैसा कि बहुत लंबे समय देखा गया। हालांकि बहुत अंतिम दिनों में भारत भवन में स्वामीनाथन थे और जो चित्र बना रहे, उन्होंने बहुत सारे लोक के और आदिवासी और ग्रामीण चित्रकारों को इकट्ठा किया, उनसे चित्र बनवाए और न केवल बनवाए, उसका एक गहरा असर उनकी अंतिम दिनों की यानी चित्रों पर दिखाई दे सकता है। तो उसमें किस तरह लोग उनकी आधुनिकता के साथ प्रवेश कर। यही बात बहुत पहले से कहीं हम केदारनाथ सिंह की कविता में देख सकते हैं कि उसमें लोक और आधुनिकता एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि उनके बीच कोई एक रिश्ता तलाशने की कोशिश, उनके बीच हमेशा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश है, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश दिखाई देती है। ये ऐसी आधुनिकता है जो केदारनाथ सिंह को नई कविता से भी अलग करती है और अपने समकालीनों में भी अलग और विशिष्ट
बहुत यानी ये उस तरह से देखें तो जैसे रघुवीर सहाय या श्रीकांत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में तो फिर भी कहीं ना कहीं लोग की धनिया ले जाती है या कौन नारायण, तो उनसे थोड़े से अलग यानी केदार इसलिए इन इन अपने बहुत ज्यादा समकालीनों के बीच भी कुछ अलग दिखाई देते हैं। इसी अपनी किसी प्रवृत्ति के कारण, इसी अपनी जिद के कारण, जिसमें लोक और आधुनिकता एक दूसरे के विपरीत नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे के पूरक बनने की कोशिश। एक कविता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जेएनयू में हिंदी नाम की एक कविता है जो उनके तालस्ताय और साइकिल संग्रह में है। हालांकि उसके बाद केदार जी के नहीं रहने के बाद उनका एक छोटा सा संग्रह और आया, पर जो केदार जी के रहते अंतिम संग्रह आया वो तालस्ताय और साइकिल था, उसी में ये कविता है जेएनयू में हिंदी। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। इस पत्थर से आज भी एक पसीने की गंध आती है, जो शायद उस पहले लकड़हारे के शरीर की गंध है जिससे खुराक मिलती है मेरे परिसर की सारी आधुनिकता। ये संबंध कहीं ना कहीं केदार जी को सिर्फ इस कविता में ही नहीं बल्कि पूरा, अगर हम केदार जी को देखें तो ये संबंध आधुनिकता और लोक का हर जगह देखा गया। ये कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई देगी। एक किस्म की देशज आधुनिकता की तलाश केदार अपनी कविता करता है। उस आधुनिकता से थोड़ा सा जो आधुनिकता हमारे पूरे स्वातंत्रोत्तर काल में जिस आधुनिकता की बार बार दुहाई दी गई है, जिस आधुनिकता पे बात की गई, उससे थोड़ी अलग एक देशज आधुनिकता है जिसे खोजने की या जिसे पाने की कोशिश केदार की कोशिश करती है। और संभवतः यही वो जगह है, यही वो बिंदु है जहां केदार जी का रिश्ता त्रिलोचन से जुड़ता है। त्रिलोचन भी एक अलग आधुनिकता, एक देशज आधुनिकता को पाने की कोशिश है, जिनका जो अपने बिल्कुल यानी आसपास के जीवन की कविता लिखते हुए भी उसके फॉर्म के लिए एक तरफ सॉनेट को चुनते हैं, और सॉनेट को लिखने के लिए हिंदी का बहुत ही गेय छंद रोला को, और उस रोला को की गेयता को समाप्त करके उसे बहुत ही गद्यात्मक लय में बदल देते। यहाँ जो ये कोशिश, ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं केदार जी भी एक देशज आधुनिकता की तलाश में त्रिलोचन से जुड़ते हैं। हालांकि दोनों के स्वभाव में कई स्तर पर बहुत ज्यादा भिन्नता है। एक स्वभाव नहीं, केदार में और त्रिलोचन का स्वभाव यानी कविता का स्वभाव कोई एक नहीं, वो बहुत भिन्न। केदार ज्यादा प्रगीतात्मक, ज्यादा गीतात्मक। ये ऐसा द्वंद्व है जो सिर्फ शहर यानी नगर और गांव के बीच में नहीं है, बल्कि शहर और छोटे शहर के बीच में है, शहर और गांव के बीच में भी है, और इस तरह वो एक द्वंद्व लगातार आपको महसूस होता है। कब्रिस्तान में पंचायत मुझे बार बार वो किताब इसलिए बहुत प्रिय है कि कस्तर गद्दी की वो एक अद्भुत किताब, और उसमें बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणियां जो संभवतः उन्होंने किसी कॉलम, किसी अखबार के कॉलम के लिए निरंतर लिखी होंगी और या लिखी थी, पर उनमें जो बातें उससे इतना बड़ा फलक खुलता है, उनके अनुभव खुलते हैं, उनकी यात्राओं के
बारे में उनसे जानकारी मिलती है, केदार के दीगर अनुभवों को जो कविता में भी नहीं है, उन अनुभवों के बारे में, उनकी सोच के बारे में बहुत सारी बातें उस किताब से प्रकट होती है। इसलिए मुझे बार बार लगता है कि केदार की कविता को पे बात करते हुए केदार की कविता को समझने की अगर कोई कुंजी कहीं है तो वो कब्रिस्तान में पंचायत जो किताब है वो केदार को समझने में बहुत ही बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी सहायक है। केदारनाथ सिंह के आंतरिक द्वंद्व कविता से ज्यादा इसलिए गद्य में प्रकट होते हैं। गांव और शहर का द्वंद्व हो या शहर और छोटे शहर का, इसके लिए जो किताब जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा था उसकी टिप्पणी को आप देखें। एक कविता है शहर बदल, जिसमें केदार जी ने लिखा कि लेकिन दुनिया शायद उन्हीं छोटे छोटे शहरों के ताप से चलती है जिन्हें हम आप नहीं जानते। ये जो छोटे शहर यानी जो कस्बे हैं, जो मझोले शहर हैं, इनको लेकर केदार जी में एक किस्म का आकर्षण, हालांकि वो बहुत लंबे समय और उम्र के सबसे बड़े समय में दिल्ली जैसे महानगर में रहे। वहां एक छोटी सी टिप्पणी है कब्रिस्तान में पंचायत में छोटे शहरों के जीवन की लय, और ये बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है, इसलिए कि ये हिंदी कविता के पूरे मिजाज को समझने के में भी कहीं कहीं काम आ सकती है। इसमें केदार जी ने लिखा कि छोटे शहरों के जीवन की लय भारतीय जीवन की लय, ये है भारतीय समाज को समझना। इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं जो महानगर हैं हमारे, जो बड़े बड़े नगर हैं, वो भी कई कस्बों का एक झुंड की तरह कई बार दिखाई देते हैं अगर उनके कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए जिनमें बड़ी तेज रफ्तार की जिंदगी दिखाई देती है। तो उसके बहुत सारे हिस्से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, कलकत्ता, उसके बहुत सारे हिस्से आज भी उन छोटे मझोले शहरों या कस्बों की तरह दिखाई देते हैं, उनमें जो जीवन चल रहा है वो उस तरह का रहता है। तो इसीलिए शायद उन्होंने लिखा कि इन छोटे शहरों के जीवन की जो लय है वही भारतीय जीवन के, भारतीय जीवन को अगर समझना है तो हम उस महानगरों से की बहुत तेज रफ्तार से या गांव में थोड़े से ठहर गए जीवन से नहीं, बल्कि उसके बीच कहीं छोटे शहरों की लय से उस लय को समझ सकते हैं जो भारतीय जीवन की वास्तविक लय है। इसी में आगे उन्होंने लिखा, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसमें देखा जाना चाहिए कि इन छोटे छोटे केंद्रों का टूटना या कहीं पीछे छूट जाना स्वाधीनता के बाद के सांस्कृतिक जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। ये एक बड़ा भारी संकेत जो हमारी पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य में आ रहे बदलाव की तरफ केदार जी ने किया, और इसमें आगे उन्होंने दिल्ली को लेकर के कैसी केंद्रीयता बनती चली जा रही और उससे क्या नुकसान, और इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें कि कैसे जो पूरी एक सांस्कृतिक हमारी लय थी वो कैसे इस कारण से विच्छिन्न हुई है या टूटी, और स्वाधीनता के बाद की ये ऐसी दुर्घटना है जिसने कहीं ना कहीं हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को, पूरे सांस्कृतिक क्रियाकलाप को और हमारी कलाओं को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है कि मैथिली शरण गुप्त अंतिम आधुनिक कवि थे जो गांव की स्मृति को थोड़ा बहुत हिस्सा बन सके। तो मैथिली शरण गुप्त वो अंतिम आधुनिक कवि केदार जी को लगते हैं जो गांव की स्मृति का थोड़ा बहुत बन सके। ये दिलचस्प है क्योंकि इसलिए भी एक बार मैंने केदार जी से कहा कि
ये जो छायावाद की जो भाषा है, इसमें एक बड़ा भी भेद मुझे हमेशा लगता था कि गद्य की कुछ भाषा उस समय है और कविता की कुछ और भाषा है। कविता बहुत ही ज्यादा तत्सम है और गद्य प्रेमचंद वगैरह सब, प्रसाद जिस समय कविता लिख रहे हैं उसी समय प्रेमचंद जो गद्य की भाषा है तो बिल्कुल भिन्न, या खुद प्रसाद में बहुत सारी कहानी की भाषा। तो ये मुझे हमेशा लगता था। तो केदार जी ने एक बहुत ही क्योंकि वो कहीं लिखा है या नहीं लिखा है मैं नहीं जानता, पर उन्होंने बातचीत में कहा कि छायावाद की जो भाषा है वो भाषा भास, वो वास्तव में भाषा में भाषा का विकास वो था जो द्विवेदी युग से जो भाषा आ रही थी वो उसका अगर शायद विकास होता तो शायद हम आज एक जगह पे बहुत दिन बाद पहुंचे, शायद हम जल्दी पहुंचे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि द्विवेदी युग की भाषा से उनकी खास रिश्ते उनकी समझ बनते हैं। कई बार लगता है, और ये पद मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि केदार जी की कविता को समझने में इतनी तरह से हर बार लगता है कि उसे जितनी बार पाठ करते हैं हम उतनी बार हमें लगता है कि हमसे कुछ छूट गया था और हम दोबारा उसमें से कुछ नया पा लेते हैं। ये केदार जी की कविता की एक बड़ी खूबी है जो उनके सारी कविताओं को पढ़ते हुए लगती है। उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गैप, यानी पहले संग्रह और दूसरे संग्रह जो लगभग 80 में आया और वो पहला संग्रह करीब 60s के दौर में आया, 60 के दशक में, तो लगभग 20 साल का एक गैप। और उसके बाद एक त्रिलोचन पे या होता त्रिलोचन पे एक लेख लिखते हुए उन्होंने कहा 80 में त्रिलोचन के संग्रह पर लिखते हुए, किताब के खाए हुए दिन पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि कविता बहुत सारे आड़े टेढ़े रास्तों को भटकाती वापस सही जगह सही मुकाम पर पहुंची। ये एक वो बिंदु था जो कहीं ना कहीं उस द्वीप में जिसमें वो एक कसमसाहट महसूस शायद पहले संदेश के बाद लगा होगा कि कविता कहीं ऐसी जगह चली गई जहाँ वो खुद उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो उनसे वहां से निकलकर कविता लगभग 80 के आसपास आता है तो केदार जी को लगता है कि अब वो एक ऐसे मुकाम पर है और तभी एक उनका संग्रह आता है जमीन पक रही है और एक बिल्कुल नए किला, यानी अभी बिल्कुल अभी से थोड़े भिन्न के शायद अपने स्वभाव के सबसे करीबी जो कविता प्राप्त कर सकते थे वो 80 के बाद का दौर है जिसमें केदार अपने सबसे ज्यादा स्वभाव और शायद हर कवि अपनी सारी कोशिश इसी बात में करता है कि वो अपने मूल स्वभाव के करीब पहुंच सके। कविता का स्वभाव और व्यक्ति आपका खुद का स्वभाव एक में तो ऐसी कोशिश होती है। कई बार लगता है कि कथा और गीत ये बड़ा अजीब सा है हमारे पूरे साहित्य के प्रसंग में कि हमने मान लिया है कि कथा और गीत जो है वो एक दूसरे की तरफ करके बैठे और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं। तो कथा गीत से बचती है और गीत कथा से जिसे बच रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन केदार जी के यहाँ ऐसा नहीं होता। केदार जी के यहाँ दोनों एक दूसरे के सम्मुख हो जाते, वो दोनों को यानी एक दूसरे के की पीठ को घुमा देते। वो दोनों एक दूसरे में के सिर्फ सम्मुख नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे में लगभग अंतर्लीन, एक दूसरे में उनका विलय होने। तो कथा का गीत में विलय हो जाता है तो वे एक नया रूप ग्रहण करते। कथा जो है वो एक नया रूप। आप देखें बहुत सारी कहानी बहुत सारी कविताएं केदार जी की ऐसी हैं
इनमें कुछ परिचित और कुछ अपरिचित जो लोक में चलती हुई कथाएं वो या छोटे छोटे से जो रूपक हैं वो कहीं ना कहीं आपको उनमें दिखाई दे जाएंगे, और एक छोटे छोटे से उपाख्यान उसमें दिखाई दे जाएंगे। तो पर वो उस तरह से नहीं आते कि वो कथा की तरह नहीं आते, पूरी ठेठ गद्यात्मकता के साथ नहीं आते, बल्कि वो कुछ एक नया रूप ग्रहण करते हैं। बड़ी और चिड़िया जैसी एक अद्भुत कविता केदारनाथ सिंह की है, जिसे हम याद कर सकते हैं। और बहुत सारी मांझी का पुल जो बहुत ही उनकी खुद की भी बहुत प्रिय कविता रही है, या बनारस, या तालस्ताय और साइकिल जो लास्ट में जिसमें वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं तालस्ताय और गिरते हैं और संभलते हैं। तो एक ये बात होती है कि वहां कथा एक नया रूप ग्रहण करती है। इसी तरह गीत जो है उसका विलय होता है और वो गद्य की लय के तरफ मुड़ता है, और यह एक तरह से गद्य की लय को ग्रहण करता है। तो दोनों के की लय बदल जाती है, दोनों का वहां जाकर एक रूप बदल जाता है, और उससे एक तीसरा रूप पैदा होता है जो केदार की कविता को पढ़ते हुए आप दोनों चीजों को एक साथ महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, जिसमें दोनों को अलगाया नहीं जा सकता, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बढ़ी और चिड़िया, मांझी का पुल, बनारस, तालस्ताय और साइकिल, या टमाटर बेचने वाली बुढ़िया, और एक जो लंबी कविता है, संभवतः अकेली लंबी कविता, बाघ, जो जो लगता है कि जैसे एक बहुत ऐसा आख्यान है जो कविता में चल रहा है। तो एक निरंतर चलता हुआ आख्यान बाघ जैसी कविता में दिखाई देता है, जिसमें त्रिलोचन आगे आगे है और खुद केदार पीछे पीछे है, वो वाली कविता याद की जा सकती है। ऐसे बहुत सारी कविताओं को हम याद कर सकते हैं जो केदार जी की हैं, जिनमें तरह तरह के से कथा, तत्व और गीत ही दोनों ही आपको दिखाई, और ये बहुत सारी बातों के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कई बार कि केदारनाथ सिंह की कविता पाठक से अकेले में भी सस्वर पाठ का आग्रह करती है। हम उसे सिर्फ समूह के बीच में उसके पाठ को सुन के या पढ़ के नहीं, बल्कि एक अकेले में उसका सस्वर पाठ मांग कहीं न कहीं केदार जी की कविता करती है। उसमें कुछ ऐसा है जो कान से सुने जाने के बाद ही अपने पर्दे खोलता है। ऐसा बहुत बार कई कविताएं महसूस कर सकते हैं कि वो जब हम उसे सुनते हैं तो उसके नए अर्थ हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। केदार जी की कविताओं में ऐसा बहुत होता है कि उसके नए अर्थ उद्घाटित होने लगते हैं जब हम सुनते हैं। हमने खुद केदार जी के मुंह से जब जो कविताएं जिन लोगों ने सुनी है वो भाग्यशाली है मेरी तरह, केदार जी का पाठ इतना सुंदर था। तो केदार जी के पाठ में उस कविता को जब सुनते थे तो उसके ऐसे कई अर्थ खुलते थे जो पहले कभी हमारे सामने नहीं खुले। उनके वाक्य में ध्वनि की एक ऐसी लीला है जो कविता के मन ही मन में चुपचाप पढ़ लिए जाने से पूरी तसल्ली नहीं। उनकी आवाज जितनी पास से आती हुई महसूस होती है, उतनी ही दूर से, बहुत दूर से आती हुई भी महसूस होती है। वह एक परिचित, एक आत्मीय से बतियाने का एहसास भी कराती है, और उसी समय वे कहीं दूर से आती एक पुरखे की आवाज भी लगती है। शायद यही कारण है कि केदार जिस कविता को आज लिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे उसी कविता का अगला हिस्सा है जिसे उनके किसी पुरखे ने लिखना शुरू किया।
उसमें आप पाएंगे पहले ही संग्रह से बाद के संग्रहों तक पुकार भी एक बड़ा प्रिय शब्द है केदार जी। तो एक पुकार उसमें कहीं ना कहीं सुनाई देती है। तो ये और एक कंटिन्यूटी उसमें वो महसूस करते हैं कि ये कविता किसी एक बहुत यानी उसकी परंपरा जो है उससे हमेशा संबंध। और मुझे याद पड़ता है कि भारत भवन में मुक्तिबोध को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे लोग ये मानते थे, और ये शायद वहां कहा गया कि मुक्तिबोध की कोई परंपरा नहीं, वो वहीं से एक अलग कविता शुरू होती है जिसका केदार जी ने बहुत स्पष्ट किया। और उन्होंने बहुत सारी कविताओं के उदाहरण देकर कहा कैसे मुक्तिबोध की कविता के पीछे उसकी बड़ी परंपरा है। ये हमेशा से केदार जी की धारणा रही है कि पूरी परंपरा से ही रिश्ता आज की कविता का बनता है। मुक्तिबोध की पंक्ति है कि कहीं भी खत्म नहीं होती कविता, इस निरंतरता के चलते ही वे समयों को पीस कर बराबर कर देते, तो वहां सारा समय इस तरह एक जगह आ जाता है। एक कविता है पांडुलिपियां, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि आपको लगेगा जैसे ब्रह्म सूत्र, कि आपको लगेगा कि जैसे ब्रह्म सूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को, वो शाकुंतल का हिरण कुछ कह रहा है पद्मावत के तोते से, और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मनु से बहस कर रहा है, और रासों की कोई सबसे पुरानी प्रति धीरे धीरे गुनगुना रही है किसी युवा कवि की अप्रकाशित कोई कविता। तो इतनी बड़ी परंपरा से सारी दुनिया एक दूसरे से कैसे मिलती है, कैसे कविता के सूत्र एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो इस रूपक में, इस कविता में परिलक्षित होता है। इसी के चलते उन्हें लगता है कि थेरी गाथा की वे सबसे बेचैन करने वाली पंक्तियां उनकी 90 वर्षीय मां ने लिखी, जो थेरी गाथा को बिल्कुल नहीं जानती। केदारनाथ सिंह की कविता का वाक्य चाहे पूरी तरह वाचिक का वाक्य ना हो, लेकिन पूरी तरह वे लिखित भाषा भंगिमा का वाक्य भी नहीं। इसे तो बहुत बार उनके वाक्य की अगर कभी बहुत अच्छी कोई उसका विश्लेषण कर सके, मैं तो इतना समर्थ नहीं हूं, पर अगर केदारनाथ सिंह के वाक्य का विश्लेषण किया जाए तो वो अद्भुत वाक्य है कि उसमें जितनी यानी वाचिक भी महसूस होता है और लिखित वाक्य भी उसमें महसूस होता है, और दोनों की भंगिमाएं उसमें एक साथ मौजूद होती हैं, सिर्फ वाचिक नहीं और सिर्फ लिखित नहीं, इसलिए दोनों की भंगिमाओं से मिलकर बना वाक्य। उसमें बोलने, बतियाने, पुकारने या कहते हुए चले जाने के स्वर परिवर्तनों, स्वर के आरोह अवरोह को थोड़ा सा कान देकर सुनने की कोशिश करने से सुना जा सकता है। क्लासिक कविता की तरह उनके पास सिर्फ विशिष्ट बिंब और गहन आत्मीयता ही नहीं, एक ऐसी आवाज भी है जो छांदिक कविता की तरह हमारी स्मृति में अपनी जगह बन गई। बहुत सारी बार होता है, आप जब केदार जी में बात कर रहे होते हैं, केदार जी की, बल्कि किसी मौसम, खास मौसम में अगर आप सड़क पर हो, अगर आप नीम की पत्तियों को झड़ते हुए देखें तो आपको अचानक केदार जी याद आते हैं कि बढ़ने लगी उदासी, झड़ने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी की याद आने लगी। ये वे लय है जो निर्गुनिया के एक तारे में सुनाई देती है, लेकिन जो ढाबे में बची राख और गलियों के शोर शराबे में खोजी गई। केदार उन विरल कवियों में से हैं जिनकी पंक्तियों को कविता की पंक्तियों से अलग स्वर लिपियों की तरह भी पढ़ा जाना चाहिए, जिससे हम उनकी पंक्ति की लय और उसकी आवाज में अंतर्निहित अर्थ तक पहुंच सकते।
ये तभी होगा जब हम उसे उसकी ध्वनि के साथ हम उसका रिश्ता बनाएं। तो उस ध्वनि के साथ जैसे ही रिश्ता बनाएंगे तो उसका एक नया अर्थ हमारे सामने खुलेगा। उनकी कविता के वाक्य छंदों की व्याकरण से पद उधार लेकर कहूं तो लघु गुरु कदमों को नाप तोल कर रखते हुए एक संयमित गति अपने लिए इजाद करते हैं। जैसे छंद चलता है लघु गुरु के पदों के साथ, उसी तरह से उनकी कविता उस तरह से चलती हुई दिख सकती है। एक वाचिक सतर्कता से संवेदित सतर्कता, भाषा में अंतर्निहित आवाजों के पैटर्न्स को पकड़ने का जैसा चौकन्नापन केदारनाथ सिंह में दिखाई देता है, वे उन्हें एक साथ त्रिलोचन और नागार्जुन का सगोत्री बना देता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो केदार जी की कविता को बहुत बार बार पढ़ते हुए या बार बार विश्लेषित करते हुए सामने आती हैं। और ऐसा लगता है उनको पढ़ते हुए कई बार ये जरूर महसूस हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी, जैसे वो एक बहुत ही शांत था, किसी तरीके की बात सख्ती नहीं, पर ऐसा है। कहीं एक पंक्ति आती है जिसमें हाँ का नमक और ना का लोहा जैसी बात कही गई। तो उसमें जितनी यानी जितना सख्ती चाहिए, जितनी स्पष्टता चाहिए, वो भी उसमें मौजूद है। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जो में जो एक खास तरह की गीतात्मकता है, तो उस गीतात्मकता का जो तत्व है वो हमेशा ही भारतीय जन के अंतर संसार की जटिलताओं और उसके आत्मिक वैभव की विविधता को अभिव्यक्त, वो ऐसा गीतात्मक पद नहीं है। बहुत सारे गीत में हमें दिखाई देता है जो बहुत सरल सरल ढंग से, उस तरह की गीतात्मकता माने ये गीतात्मकता थोड़ी जटिल है। ऊपर से वो नहीं दिखती, जटिलता उसमें नजर नहीं आती, पर उसके भीतर कहीं बहुत गहरे वो जटिलताएं मौजूद है। ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगती हैं कि केदार जी को पढ़ते हुए, केदार जी को समझने की कोशिश करते हुए मुझे महसूस होती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सौभाग्य है कि केदार जी के व्यक्ति की अनुपस्थिति में के बाद ये तीसरा साल रहा सदानंद जी ने, ये तीसरा जन्मदिन हम कवि केदार मना रहे हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करती है कि केदार की उपस्थिति, कवि केदार की कभी बहुत सारे मनों में लगातार बनी हुई है। और मुझे लगता है वो एक ऐसी कविता है जो हमारी स्मृतियों के भीतर कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाती है और बना चुकी है। और शायद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो कवि होंगे या आने वाले जो श्रोता या पाठक होंगे कविता के, वो भी जब उसके पास जाएंगे, उस कविता के पास, तो उनकी स्मृतियों में उसी ढंग से जगह बना लेगी। जैसे पृथ्वी वाली कविता में केदार जी कहते हैं कि वो पृथ्वी जो है उनकी हड्डियों में बची रहेगी, इसी तरह शायद कई पीढ़ियों की स्मृतियों में उनकी कविता बची।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैं फेसबुक से जुड़े हुए जो साथी हैं उनकी तरफ से और आयोजक साखी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। निश्चित ही केदार जी को हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी सुना है, वो उनकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती है। और तकनीक की अपनी सीमाएं हैं, उसकी सुविधाएं हैं। कुछ शुरुआत में तकनीकी दिक्कतों की वजह से फेसबुक पर हमें लोग बाद में सुन सके, इसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम के अंत में मैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी से आग्रह करूंगा कि वे औपचारिक धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश जोशी जी को दें। अनम्यूट करना होगा जी। राजेश जी के इस सुचिंतित व्याख्यान के बाद मैं समझता हूं कि केदार जी की कविता को पढ़ने के कुछ नए आयाम हमारे सामने स्पष्ट हुए हैं। केदार जी की कविता में गांव और नगर का जो एक द्वंद्व दिखाई पड़ता है, लोक और आधुनिकता का जो एक द्वंद्व दिखाई पड़ता है, आदरणीय राजेश जी ने बताया कि ये इन दोनों चीजों को विरुद्धों की तरह नहीं देखते और केदार जी की कविता में एक समग्र दृष्टि दिखाई पड़ती है जो देशज आधुनिकता की तलाश करती है। और भी बहुत सारे पहलू की ओर राजेश जी ने ध्यान दिलाया। केदार जी की कविता में जो ध्वनि की लीला है, जो कथा का रस है, बतियाने का एहसास है, और उनकी कविता में एक जैसे पुरखों की आवाज सुनाई पड़ती है, एक पुकार, एक निरंतरता। तो अनेक पहलू की ओर आदरणीय राजेश जी ने अपने इस व्याख्यान में हमारा ध्यान आकृष्ट किया और केदार जी की कविता को समझने के सूत्र दिए। मैं इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए साखी परिवार की ओर से और केदारनाथ सिंह के परिवार की ओर से आदरणीय राजेश जोशी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग इस स्मृति व्याख्यान में शरीक हुए, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।